हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिक्स की हिस्ट्री एनसीईआरटी का अध्याय 11 नए साम्राज्य और नए राज्य चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का सबसे पहला प्रश्न है, आओ याद करें। इसमें सबसे पहला प्रश्न है सही या गलत बताओ, यानी कि हमें सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो क हरिसेन ने गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा यानी कि तारीफ में प्रशस्ति लिखी, तो इसका आंसर गलत है। हरिसेन जी ने गौतमीपुत्र की प्रशंसा में प्रशस्ति नहीं लिखी थी। ह है आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे, तो आर्यगुप्त के जो शासक थे क्या वे समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे, तो इसका आंसर है गलत। यह भी गलत है, आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट नहीं लाते थे। ग है दक्षिणापथ में 12 शासक थे, तो सही दक्षिणापथ में 12 शासक हुआ करते थे। घ है गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरै थे, तो इसका आंसर है गलत, यह भी गलत है। अंगा है एहोल पल्लवों की राजधानी थी, एहोल जो जगह का नाम है वो पल्लवों की राजधानी थी, तो इसका भी आंसर गलत है। च है दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रही, तो यह एकदम सही है। दक्षिण भारत में जो है स्थानीय सभा जो वहाँ की हुआ करती थी वो सदियों तक काम करती रही थी। दूसरा प्रश्न है ऐसे 3 लेखकों के नाम बताओ जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा। लेखक यानी कि कोई भी निबंध या फिर कोई भी कहानी लिखने वाले, तो ऐसे 3 लेखकों के बारे में हमें उनका नाम बताना है जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा हुआ है। तो वाणभट्ट, स्वयं तसांग और रवि कृति ऐसे 3 लेखकों के नाम हैं जिन्होंने हर्षवर्धन के विषय में लिखा। दूसरा प्रश्न है इस युग में सैन्य संगठन में क्या बदलाव आए, तो देखते हैं। तो पहला बदलाव यह है कि राजा एक सुसंगठित सेना रखते थे जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। तो हमसे प्रश्न है कि उस समय सेना में क्या क्या बदलाव हुए, तो इसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण बदलाव यह था कि राजा जो है वो संगठित सेना रखने लगे। सभी जो वहाँ के सैनिक थे सभी एक दूसरे से संगठित थे, वैसा सेना वे रखने लगे जिसमें हाथी थे, रथ थे, घुड़सवार थे, घुड़सवार यानी कि घोड़े पे सवार हॉर्स राइडिंग करने वाले घुड़सवार, और पैदल सिपाही भी होते थे। दूसरा बदलाव यह था कि वे सेना नायक भी रखने लगे, सेना नायक भी रखते थे। जो सेना नायक यानी कि सेना का नायक, सेना की सेनापति हम कह सकते हैं, तो वे सेना नायक भी रखते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। तीसरा बदलाव यह था कि इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, यानी कि ये जो सेना नायक जो राजा रखा करते थे उनका कोई नियमित वेतन नहीं था, रेगुलर सैलरी उनको नहीं दी जाती थी। इन्हें भूमि दान दिया जाता था, यानी कि इनको वेतन की जगह पे भूमि दिया जाता था और वे दी गई भूमि से कर वसूल करते थे, यानी कि उनको भूमि दी जाती थी और वे भूमि से ही कर वसूल करते थे जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल किया करते थे। चौथा, ये सेना नायक सामंत कहलाते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे वे सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। चौथा प्रश्न यह है कि इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था में तुम्हें क्या क्या नई चीजें दिखती हैं, तो इस चैप्टर में हमने जो भी व्यवस्था पढ़ी उसमें उसके प्रशासनिक व्यवस्था में हमें क्या क्या नई चीजें देखती हैं, तो देखते हैं। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, यानी प्रशासन की जो प्राथमिक इकाई होती थी, प्राइमरी जो यूनिट होती थी वो गांव होती थी। लेकिन धीरे धीरे कई बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक यानी धन से, सामाजिक यानी समाज के द्वारा राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए थे। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए, जिसका अर्थ है बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक मतलब मुख्य न्याय अधिकारी थे। अनुवांशिक यानी कि पिता के मरने के बाद उनका बेटा ही पद को संभालता था, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। कवि हरिसेन थे जो उनके पिता जो महादंड नायक थे उनके जगह पर मुख्य न्याय अधिकारी बने हुए थे। दूसरा है कभी कभी ऐसे ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमार मात्य मतलब एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा संधि विग्रहिक मतलब युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। यानी कि जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति एक ही पद पर कार्य करेगा, एक व्यक्ति कई पद पर कार्य कर सकता है। जैसे कि हरिसेन का ही यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कि एक में हरिसेन का दिया था, इसमें भी हरिसेन का ही उदाहरण दिया है कि वे एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमार मात्य भी थे। और कुमार मात्य का मतलब एक महत्वपूर्ण मंत्री जो कि युद्ध और शांति के विषयों के मंत्री होते हैं।
तीसरा है स्थानीय प्रशासन में मुख्य व्यक्तियों का बोलबाला था। इनमें मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, यानी व्यापारी के काफिलों का जो नेता था उन्हें सार्थवाह कहा जाता है। प्रमुख कुलिक मतलब मुख्य शिल्पकार, प्रमुख कुलिक यानी कि मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी कि लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे, यानी स्थानीय प्रशासन का वहां पे बोलबाला हुआ करता था। पांचवा प्रश्न है, तुम्हें क्या लगता है कि समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने के लिए अरविंद को क्या क्या करना पड़ेगा? यानी कि समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने के लिए अरविंद को क्या क्या करना पड़ेगा, यह हमें इसका आंसर बताना है। अगर अरविंद राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करता है तो उसे निम्नलिखित कार्य करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या क्या कार्य। सबसे पहला कार्य है वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहल्ले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। यानी कि राजा की जिस प्रकार एटीट्यूड होता है वही एटीट्यूड अरविंद को दिखाना होगा। शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए और तलवार को शान से पकड़ना होगा। दूसरा है वह राज सिंहासन पर बैठकर वीणा बजाएगा। जिस प्रकार राजा समुद्रगुप्त किया करते थे उसी प्रकार वह भी राज सिंहासन पर बैठकर वीणा बजाएगा और कविता पाठ भी करेगा। वह एक महान योद्धा की तरह युद्ध लड़ेगा। राजा का ही काम ही होता है युद्ध लड़ना, तो यह काम भी उसे करना होगा, उसे युद्ध भी लड़ना होगा और उन युद्धों को जीतना भी पड़ेगा। छठा प्रश्न है, क्या प्रेस्तियों को पढ़कर आम लोग समझ लेते होंगे? अपने उत्तर के कारण बताओ। आम लोग प्रेस्तियों को पढ़कर नहीं समझ पाते होंगे। क्यों? क्योंकि प्रेस्ति बहुत ही कठिन भाषा में लिखी होती होगी, तो आम लोग जो है वो प्रेस्तियों को पढ़कर नहीं समझ पाते होंगे क्योंकि वे संस्कृत में होती थी। संस्कृत आम लोगों की भाषा नहीं थी, आम आदमी पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए प्रेस्तियों को पढ़ना और समझना उनके लिए संभव ही नहीं था। सातवां प्रश्न है, अगर तुम्हें अपनी वंशावली यानी कि वंश के लोगों की एक पंक्ति, आवली यानी कि पंक्ति, अगर तुम्हें वंश के लोगों की नाम की एक पंक्ति बनानी हो तो तुम उनमें किन किन लोगों को शामिल करोगे? कितनी पीढ़ियों को तुम इसमें शामिल करना चाहोगे? एक चार्ट बनाओ और उसे भरो। तो हमें इसके लिए एक चार्ट बनाना है और उस चार्ट में भरना है कि, और आप इसको अपने मन मुताबिक भी बना सकते हैं कि अपनी वंशावली में आप किन किन लोगों को शामिल करना चाहेंगे। तो इसका आंसर देख लेते हैं किस प्रकार होगा। अगर मैं अपनी वंशावली बनाऊंगा तो मैं उनमें 3 पीढ़ियों को शामिल करना पसंद करूंगा। मैं अपने परदादा से शुरू करूंगा, यानी कि मैं अपनी वंशावली की शुरुआत अपने परदादा से करूंगा। आप चाहे तो उनके परदादा के पापा से भी कर सकते हैं। तो मैं जो है अपने परदादा से शुरू करूंगा, उसके बाद उनके बच्चे यानी परदादा के बच्चे यानी कि हमारे दादा हुए, यानी कि अपने दादा और उनके भाई, अपने दादा के पुत्र यानी कि अपने पिता और भाई, फिर मैं स्वयं अपने भाई को शामिल करूंगा। जैसे कि आप यहाँ राइट में देख रहे हैं, परदादा के बाद दादा व उसके भाई, दादा व उसके भाई के बाद पिता और उसके बाद मैं स्वयं। आठवां प्रश्न है, आज युद्ध का असर जनसाधारण पर किस तरह पड़ता है? यानी आज अगर युद्ध हो जाए तो इसका असर साधारण लोगों पर किस प्रकार से पड़ेगा? तो इसका उत्तर देखते हैं। युद्ध हमारे जीवन में विपत्तिग्रस्त घटना होती है, यानी कि यह एक ऐसी घटना है जो हमारे जीवन में कई तरह की विपत्ति ला सकती है, कई तरह की मुश्किलें ला सकती है, कई तरह की कठिनाइयां ला सकती है। युद्ध सामान्यतः 2 देशों के बीच या संयुक्त रूप से विभिन्न देशों के समूहों के बीच लड़ा जाता है। यानी कि युद्ध जो है या फिर 2 देशों के बीच में होता है या फिर 4 देश एक तरफ और 4 देश एक तरफ, इस प्रकार से देशों के समूहों के बीच लड़ा जाता है। जबकि सामान्य लोगों का युद्ध यानी जो देश का युद्ध होता है वो 2 देशों के बीच में लड़ा जाता है, लेकिन जो सामान्य लोगों का युद्ध के पीछे मुख्य लक्ष्य के प्रति कोई लगाव नहीं होता है। वे युद्ध में सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, यानी सामान्य लोग जो है उनका कोई लगाव नहीं होता लक्ष्य के प्रति, वे खाली बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं। बड़ी संख्या में वे लोग युद्ध में मारे जाते हैं जिनका कोई भी दोष नहीं होता, वे अपना जीवन खो देते हैं। युद्ध अपने पीछे चिल्लाते, यानी कि जो साधारण व्यक्ति होते हैं उनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी वे अपना जीवन खो देते हैं और युद्ध में अपना जीवन खो देते हैं और उनके पीछे चिल्लाते हुए विधवाओं और अनाथों को छोड़ जाते हैं। यानी उनकी जो बीवी है वो विधवा हो जाती है, उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, सभी संसाधन नष्ट हो जाते हैं, उनके जो भी संसाधन है, रिसोर्सेस है, सभी नष्ट हो जाते हैं। विकास पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। फिर से व्यवस्थित होने में, फिर से वापस नॉर्मल सिचुएशन में आने में बहुत सारा समय लग जाता है। जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो।